Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जिंदगी की जंग। ससुराल जाते ही सबको मेरी सफ़ेद दाग की बीमारी के बारे में पता चल गया। कुछ दिनों में वापस भेज दिया। मुन्ना पेट में था, जन्म के बाद भी नहीं आए। मैंने भी ठान ली कि ऐसे बैठे रहकर से अच्छा है कुछ काम किया जाए। सिलाई कढ़ाई और पेंटिंग का शौक मुझे शुरू से ही था। शादी के पहले मैंने सिलाई का कोर्स भी किया था। मैं अगल बगल की कुछ लड़कियों को सिलाई सिखाने लगी। उनको मेरे सिखाने का तरीका अच्छा लगा तो वे और लड़कियां भी ले आईं। इस तरह मेरा सिलाई सेंटर चल निकला। ढेर सारी लड़कियां मुझसे सिलाई सीखने आने लगीं और इससे मेरी अच्छी कमाई होने लगी। धीरे धीरे मेरा सेंटर एक मान्यता प्राप्त सेंटर हो गया। काम काफ़ी बढ़ जाने के कारण मुझे 2 सहायक भी रखने पड़े। इससे मुझे अच्छी मदद मिलती थी। अभी जिंदगी ने रफ्तार पकड़ी ही थी कि भैया की शादी हो गई। नई भाभी घर में आई तो कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, मगर धीरे धीरे उनको मेरा वहाँ रहना नागवार गुजरने लगा। माँ अगर मुन्ना के लिए कुछ भी करती तो उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता। शुरू में तो वे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन बाद में खुलेआम विरोध करने लगी। एक दिन तो हद ही हो गई। बाबूजी बाजार से मुन्ना के लिए खिलौने ले आए। उन्हें देखते ही भाभी एकदम फट पड़ी, चिल्ला कर बोली, बाबूजी घर में ऐसा फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इस महंगाई में घर चलाना ऐसे ही मुश्किल हो गया है। ऊपर से आप आए दिन मुन्ना पर फिजूल खर्चे करते रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं था कि घर की माली हालत खराब थी। भैया कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर थे और बाबूजी को भी अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। मुझे भाभी की बातें उतनी बुरी नहीं लगी जितना बुरा बाबूजी का चुप रहना लगा। बाबूजी का नाम बोलना मुझे भीतर तक भेद गया। मैं सोचने लगी, क्या बाबूजी पति प्रेम में इतने अंधे हो गए हैं कि बहू की बातों का विरोध तक नहीं कर सकते। उन्हीं बाबूजी की तो मैं भी संतान थी। मेरा मन कचोट कर रह गया। क्या शादी के बाद लड़कियां इतनी पराई हो जाती हैं कि माँ बाप पर भी उनका हक नहीं रहता। खैर जैसे तैसे मन को मनाकर मैं फिर सामान्य हो गई। मुन्ना को स्कूल भेजना और मेरा सेंटर चलाना जारी रहा। मेरा सिलाई सेंटर दिन ब दिन मशहूर होता जा रहा था। मेरी कमाई अब अच्छी होने लगी थी, इसलिए मैं हर महीने कुछ रुपए माँ के हाथ पर रख देती थी। शुरू में तो माँ ने मना किया, परंतु मेरे यह कहने पर कि अगर मैं लड़का होती और कमाती रहती तो तुम पैसे लेती ना, वे मान गई थी। घर में भाभी की क्लेश जारी था। माँ पिताजी के पुत्र से भाभी का दिमाग एकदम चढ़ गया था। अब तो वे अपने आप को उस घर की मालकिन समझने लगी थी। हालांकि माँ का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था और वे घर का कामकाज भी करना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे माँ को उन्होंने एकदम बैठा दिया था। उन्हें खाना बनाने का बहुत शौक था, खासकर बाबूजी को कुछ नया बनाकर खिलाने का, जिसे वे बड़े चाव से खाते थे। लेकिन भाभी को यह सब फिजूल खर्ची लगती थी, इसलिए उन्होंने माँ को धीरे धीरे रसोई से दूर कर दिया था। मैं तो उन्हें फूटी आंख नहीं सोआती थी। मुझे देखते ही भी बेवजह अपने बच्चों को मारने पीटने लगती थी। एक दिन मैं दोपहर को सिलाई सेंटर से खाना खाने घर पहुंची तो बाहर बहुत धूप थी। सोचा था घर पहुंचकर आराम से खाना खाऊंगी। हाथ मुंह धोकर खाना लेकर बैठी थी कि भाभी ने भुनभुनाना शुरू कर दिया कि कितना आराम है बैठे बैठाए आराम से खाना जो मिल जाता है। मुफ्त के खाने की लोगों की आदत लग गई। अरे जितना खर्च इसमें लगता है उतने में तो हम 2 नौकर रख लें। सुनकर हाथ का कौर हाथ में ही रह गया। लगा जैसे खाना नहीं जहर खा रही। फिर खाना बिल्कुल नहीं खाया गया। हालांकि जितना बन पाता मैं सुबह किचन का काम करके ही सिलाई सेंटर जाती थी, लेकिन भाभी को तो मुझसे बैर था, इसलिए हमेशा मुझसे ऐसी ही बातें बोलती रहती थी। लेकिन उस दिन उनकी बात मेरे दिल को चीर गई और मैंने सोच लिया कि बस अब बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं करूँगी।
उसी क्षण मैंने फैसला कर लिया कि अब इस घर में नहीं रहूँगी। कुछ दिन बाद छोटे से 2 कमरों का घर तलाश कर मैंने अम्मा बाबूजी के घर को छोड़ दिया। हालांकि घर को छोड़ते समय माँ ने हल्का विरोध किया था, लेकिन कब तक मन को मारकर मैं जबरदस्ती इस घर में रहती। नए घर में आने के बाद मैं नए उत्साह से अपने काम में जुट गई। अपने घर की याद तो बहुत आती थी, मगर फिर सोचती थी कैसा घर जब वहाँ मेरी कोई कीमत ही नहीं है। खैर, मैंने अपने आप को पूरी तरह से अपने काम में रमा लिया। मैंने एक छोटा सा घर लिया, नीचे बुटीक भी खोल लिया था, जिसे हमारे सेंटर की लड़कियां और महिलाएं मिलकर चला रही थी। मेरा बुटीक ऐसा चल निकला कि मुझे कपड़ों के निर्यात का ऑर्डर भी मिलने लगा। मैं बहुत खुश थी कि मेरी वजह से कई महिलाओं को रोजगार मिला था। एक दिन मेरे मायके की पड़ोसन गीता ने बताया, तुम्हारे मायके में तुम्हारी भाभी तुम्हारे बाबूजी पर बहुत अत्याचार करती हैं। तुम्हारा भाई तो कुछ बोलता ही नहीं। अभी कल तुम्हारे बाबूजी से मिले थे कि वे किसी वृद्धाश्रम का पता पूछ रहे थे। जब मैंने पूछा कि वृद्धाश्रम क्यों जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अब इस घर में एकदम नहीं रहना चाहता हूँ। बहू का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। रात को ही मैंने फैसला कर लिया है, बहुत हुआ अब और नहीं, अम्मा बाबूजी को यहीं ले आऊँगी। अगले ही दिन गाड़ी लेकर मैं और मुन्ना अम्मा बाबूजी को लाने के लिए घर गए। अभी भी कुछ बोलते उससे पहले ही वहाँ भाभी आ गई और अपना वही अनर्गल प्रलाप करने लगी। बाबूजी ने उनकी तरफ देखा और शांति से बस इतना कहा, हमें जीने दो बहू। अम्मा जी बाबूजी गाड़ी में बैठ गए। आज मैंने जिंदगी की जंग को जीत लिया था।